जरा सोचिए, एक ही ओवर, 7 छक्के और 43 रन। ये सुनते ही ना किसी के भी दिमाग में एक अलग ही तस्वीर बनती है। बिल्कुल, मतलब सुनते ही तुरंत किसी विशाल और बहुत आक्रामक पावर हिटर की छवि बनेगी, है ना। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी नसें एकदम तन गई हों और जो हर लंबे शॉट के बाद बस मैदान पर दहाड़ रहा हो। हाँ, आज के T20 क्रिकेट में तो यही नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये कारनामा एक ऐसे खिलाड़ी ने किया है जो क्रीज पर इतना शांत रहता है जैसे जैसे वो किसी लाइब्रेरी में बैठा हो। ये तो सीधा सीधा ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ इशारा है। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र वही खिलाड़ी है, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। और देखिए, इस दिलचस्प खिलाड़ी के सफर को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए ना हमने आज अलग अलग स्रोतों का एक पूरा पुलिंदा खंगाला है। हाँ, काफी रिसर्च किया हमने आज के विषय पर। जी, हमारे पास द इकोनॉमिक टाइम्स, गल्फ न्यूज, हिंदुस्तान टाइम्स और जी न्यूज की विस्तृत रिपोर्ट्स तो हैं ही, साथ ही BCCI के आधिकारिक आंकड़े, क्रिकेटमैन 2 की सेंचुरी लिस्ट और सरप्राइज स्पोर्ट्स की कुछ वित्तीय रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। तो इन सबको मिलाकर इस चर्चा का हमारा जो कोर मिशन है वो ये जांचना है कि क्या T20 के इस बेतहाशा पावर हिटिंग वाले युग में, जहां अक्सर सिर्फ मसल पावर और एग्रेशन की बात होती है, क्या वहां क्लासिक टाइमिंग और एक शांत दिमाग आज भी सफलता का असली रहस्य हो सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है आज के क्रिकेट परिदृश्य में। बिल्कुल, और ये सफर किसी भी सुनने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि भारी दबाव के बीच अपनी जो स्वाभाविक शैली है, जो आपकी कोर आइडेंटिटी है, उसे बनाए रखना कितना जरूरी होता है। दबाव की बात करें तो 2024 के IPL सीजन से ठीक एक हफ्ते पहले की उस घटना से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। वो कप्तानी वाला मोमेंट है ना। हाँ बिल्कुल। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक MS धोनी गायकवाड़ के पास आते हैं और कहते हैं, इस साल मैं नहीं, तुम लीड कर रहे हो। बाप रे, मतलब सिर्फ 7 दिन का नोटिस? जी, सिर्फ 7 दिन पहले। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी नए ड्राइवर को अचानक से फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की चाबी दे दी जाए और कहा जाए कि अब स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। और वो भी तब जब पूरी दुनिया की नजरें उसी ट्रैक पर टिकी हो और वो कार सालों तक किसी चैंपियन ने चलाई हो। सही बात है, लेकिन देखिए, धोनी का तरीका ना हमेशा से थोड़ा अनकन्वेंशनल रहा है। रिपोर्ट बताती है कि धोनी ने कप्तानी सौंपते हुए गायकवाड़ को पूरी आजादी दी थी। मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ किया कि वो मैदान के फैसलों में कोई दखल नहीं देंगे, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां फील्ड प्लेसमेंट का मामला 50-50 वाला हो, बस वहां वो अपनी राय दे सकते हैं। ये तो एक बहुत ही सोची समझी सक्सेशन प्लान लगती है। जी, धोनी जानते थे कि अगर गायकवाड़ को फैसले लेने की पूरी छूट नहीं मिली तो वो हमेशा धोनी की परछाई ही बने रहेंगे। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या किसी लीजेंड की छाया में उसी की टीम का नेतृत्व करना कोई आशीर्वाद है या फिर एक छिपा हुआ अभिशाप? बहुत गहरा सवाल है ये। क्योंकि देखिए, जब आप उस मैदान पर खड़े होते हैं तो दर्शक लगातार सिर्फ धोनी धोनी चिल्ला रहे होते हैं। ऐसे माहौल में एक नया कप्तान तो खुद को बहुत अकेला महसूस कर सकता है ना। इतिहास देखें तो ये ज्यादातर अभिशाप ही साबित हुआ है। कई महान खिलाड़ियों के उत्तराधिकारी उस भारी दबाव में बिखर गए हैं। हाँ, ऐसे कई उदाहरण हैं क्रिकेट में। लेकिन यहीं पर गायकवाड़ की मानसिक मजबूती उन्हें सबसे अलग करती है। 2024 के आंकड़े इस बात का पुख्ता सबूत हैं। वो सीजन उनके लिए कैसा रहा था स्टैटिस्टिकली? देखिए, कप्तानी का भारी दबाव था, टीम प्लेऑफ से बाहर भी हो गई थी, लेकिन गायकवाड़ ने 14 मैचों में 53 की बेहतरीन औसत से रन बनाए। और उनका स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा था शायद। बिल्कुल, 141.16 का स्ट्राइक रेट था उनका और कुल 583 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। कमाल के आंकड़े हैं ये तो। और इसी प्रदर्शन को देखकर शेन वॉटसन और रॉबिन उथप्पा जैसे दिग्गजों ने साफ तौर पर कहा कि गायकवाड़ बिल्कुल धोनी की तरह शांत रहते हैं। दबाव उनके फैसलों या उनकी बल्लेबाजी पर हावी नहीं होता। हालांकि ये सफर हमेशा इतना सीधा नहीं रहा उनके लिए। 2025 का सीजन उनके लिए एक बड़ा डेंट लेकर आया। हाँ, वो सीजन काफी निराशाजनक रहा। चोट की वजह से वो केवल 5 मैच ही खेल पाए और सिर्फ 122 रन बना सके। और नौबत यहाँ तक आ गई कि धोनी को बीच सीजन में कप्तानी वापस लेनी पड़ी। देखिए, चोटें किसी भी एथलीट के करियर का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सा होती हैं।
एक कप्तान के तौर पर जो मोमेंटम उन्होंने 2024 में बनाया था वो अचानक से टूट गया। सही बात है। लेकिन 2024 में उन्होंने जो परिपक्वता दिखाई थी उसमें कम से कम ये साबित कर दिया था कि टीम का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल। और धोनी ने उन्हें कप्तानी देकर जो भारी जिम्मेदारी डाली थी उसे उन्होंने सिर्फ कप्तानी के फैसलों से ही नहीं बल्कि अपने बल्ले से भी संभाला। जी, वो दोनों मोर्चों पर खरे उतरे। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तो वो बल्लेबाज के स्ट्रोक प्ले में भी साफ झलकता है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट ना उन्हें आधुनिक युग का स्माइलिंग असैसिन कहती है। स्माइलिंग असैसिन यानी मुस्कुराता हुआ हत्यारा। हाँ, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो सीना ठोकने या गेंदबाज को घूरने में यकीन नहीं रखता, बस अपना काम कर जाता है। ये टैग ना उन पर बहुत सटीक बैठता है। T20 क्रिकेट को अक्सर एक पावर गेम माना जाता है जहां बल्लेबाज बस गेंद की सिलाई उधेड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हर कोई बस बल्ला घुमाना चाहता है। लेकिन गायकवाड़ का खेलने का तरीका एकदम अलग है। वो अपनी क्लासिक टाइमिंग से फील्ड में गैप्स ढूंढते हैं। और आपको याद होगा 2021 के IPL में उन्होंने 108 मीटर का छक्का मारा था। हाँ, वो तो एक मॉन्स्टर हिट था। अब सवाल ये है कि एक टाइमिंग पर निर्भर रहने वाला खिलाड़ी इतना लंबा छक्का कैसे मारता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर बायोमैकेनिक्स है। मैं भी यही सोचने वाला था, क्योंकि देखिए 108 मीटर का छक्का बिना पावर के तो नहीं लग सकता ना। तो इसके पीछे की तकनीक असल में काम कैसे करती है? इसके पीछे उनका वेट ट्रांसफर और क्रीज का जो इस्तेमाल है वो अहम है। गायकवाड़ क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। वो गेंदबाज की पेस को अपनाते हैं, ना कि उससे लड़ते हैं। मतलब वो बॉलर की स्पीड का ही इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। जब गेंद आती है तो उनके हाथों का स्विंग और कलाई का काम यानी रिस्ट वर्क इतना स्मूथ होता है कि बल्ले और गेंद का संपर्क बिल्कुल स्वीट स्पॉट पर होता है। क्या बात है। शामे गाइड करते हैं और यही वजह है कि उनका अगर कोई मिस हिट भी होता है ना तो वो बाउंड्री लाइन के पार जाने की ताकत रखता है। और यही जो संतुलन है ये उन्हें मुश्किल दौर से भी बाहर निकालता है। मुझे याद है दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जब उनकी उंगली में चोट लगी थी और वो टीम से बाहर हुए थे। हाँ, वो काफी अनलकी था उनके लिए। उस वक्त यशस्वी जायसवाल ने उनकी जगह ली थी और टेस्ट और वनडे टीम में अपनी जगह एकदम पक्की कर ली। कोई और युवा खिलाड़ी होता तो शायद अपना मनोबल ही खो बैठता। सही बात है, ऐसे में कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गायकवाड़ ने IPL 2024 में वापसी की और महज 9 मैचों में 447 रन ठोक दिए। ये उनका माइंडसेट दिखाता है। और देखिए, क्रिकेटमैन 2 और T20 एक्सप्रेस के आंकड़ों के मुताबिक उनके नाम अब तक कुल 7 शतक हैं। 7 शतक, वो भी T20 एरा में। एक वनडे में, एक T20 इंटरनेशनल में और 5 अन्य T20 मैचों में। रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 105 रन और गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो नाबाद 123 रनों की पारी थी, वो भी सिर्फ 57 गेंदों में। वो पारी तो सच में देखने लायक थी। उसमें 13 चौके और 7 छक्के थे। मतलब ये आंकड़े किसी भी पावर हिटर को सोचने पर मजबूर कर दें। और अगर आप T20 इंटरनेशनल में उनका औसत देखें तो वो 39.56 है, जो कि शुभमन गिल के 29.7 के औसत से काफी बेहतर है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। ये दिखाता है कि क्रिकेट में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी और आक्रामकता, इन दोनों को एक साथ साधा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है मेरे दिमाग में। अच्छा, वो क्या? हम लगातार उनकी क्लासिक टाइमिंग, रिस्क फ्री बैटिंग और वो जो स्माइलिंग असैसिन वाली छवि है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है। आप उस डोमेस्टिक मैच की बात कर रहे हैं शायद। बिल्कुल। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ गेंदबाज शिव सिंह के एक ही ओवर में गायकवाड़ ने 7 छक्के जड़े थे। हाँ, एक नो बॉल थी उसमें। बिल्कुल। और उस एक ओवर में 43 रन बने। उन्होंने नाबाद 220 रन बनाए थे उस मैच में। अब देखिए, एक ओवर में 7 छक्के मारना, मेरा मतलब है 7 छक्के मारना, तो ये तो गैरी सोबर्स या युवराज सिंह वाला जोन हो गया ना। हाँ, ये बात तो है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आज के इस पावर हिटिंग T20 क्रिकेट में सरवाइव करने के लिए गायकवाड़ को भी अंदर ही अंदर एक पावर हिटर में बदलना पड़ा है? क्या उन्हें अपनी शैली बदलनी पड़ी है? देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास लगता है सुनने में, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। कैसे? एक ओवर में 7 छक्के मारना ये नहीं दर्शाता कि उन्होंने अपनी तकनीक छोड़ दी है या वो पावर हिटर बन गए हैं। क्रिकेट में अक्सर पावर और टाइमिंग को एक दूसरे का दुश्मन मान लिया जाता है, जो कि गलत है। लोग सोचते हैं कि या तो आप टेक्निक से खेल सकते हैं या ताकत से। बिल्कुल। लेकिन गायकवाड़ रिस्क फ्री बैटिंग ही करते हैं।
वो गेंद की लेंथ को इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं कि उनके पास शॉट खेलने के लिए आम बल्लेबाजों से एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ज्यादा होता है। मतलब वो टाइम पहले कर लेते हैं। हाँ, वो ताकत से नहीं बल्कि ज्यामिति यानी एंगल से खेलते हैं। जब वो 7 छक्के मारते हैं तो वो कोई स्लॉग नहीं कर रहे होते, वो बस गेंद की लाइन में आकर एकदम सही एंगल पर बल्ले का फेस खोलते हैं। ज्यामिति और एंगल्स का इस्तेमाल, ये बहुत ही शानदार तरीका इसे समझने का। मतलब ताकत के बजाय कैलकुलेशन का इस्तेमाल। बिल्कुल। और शायद उनका ये जो कैलकुलेशन वाला दिमाग है ये उनके घर के माहौल से आता है। सरप्राइज स्पोर्ट्स की रिपोर्ट बताती है कि गायकवाड़ की नेटवर्थ लगभग $5 मिलियन है, यानी करीब 40 करोड़ रुपए। काफी बड़ी रकम है। और 2022 से 2024 तक उनकी आईपीएल सैलरी 6 करोड़ रुपए रही है प्रति वर्ष। लेकिन उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें तो उनके पिता डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक थे और माँ एक शिक्षिका हैं। और देखिए, यही वो एक्स फैक्टर है जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से एकदम अलग करता है। मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड। हाँ, जब आप एक वैज्ञानिक और एक शिक्षिका के घर में पले बड़े हो तो आपके अंदर समस्याओं को तार्किक रूप से लॉजिकली देखने की आदत बचपन से ही पड़ जाती है। ये पॉइंट बहुत वैलिड है। गायकवाड़ क्रिकेट के मैदान को किसी वॉर जोन की तरह नहीं देखते जहां सिर्फ चीखना, चिल्लाना या एग्रेशन हो। उनके लिए मैदान एक रिसर्च लैब की तरह है। वाओ, रिसर्च लैब। जी, जहां हर गेंद एक नया डेटा पॉइंट है जिसे एनालाइज करना है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है। और आपको बता दूं, जून 2023 में उन्होंने क्रिकेटर उत्कर्षा पवार से शादी की, जो खुद इस खेल की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझती हैं। मतलब घर में भी क्रिकेट और अनुशासन का ही माहौल है। बिल्कुल, उनका पूरा परिवेश ही अनुशासन और लॉजिक पर आधारित है। और इसी रिसर्च लैब वाले शांत और अनुशासित दिमाग की झलक हमें सर्कल ऑफ क्रिकेट की उस रिपोर्ट में मिलती है। कौन सी रिपोर्ट? रणजी ट्रॉफी 2025-26 के मैच वाली। उस मैच में गायकवाड़ ने पहली पारी में 116 रन बनाए थे, लेकिन दूसरी पारी में पृथ्वी शॉ ने 222 रनों का शानदार दोहरा शतक जड़ा था। हाँ, मुझे याद है वो मैच। जब मैच के बाद गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे शॉ के साथ शेयर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आप सोचिए, 40 करोड़ की संपत्ति, इतनी शोहरत और कप्तानी का रुतबा, ये सब होने के बावजूद अपना अवार्ड किसी और को दे देना, ये सिर्फ खेल भावना नहीं है, ये दिखाता है कि ये खिलाड़ी भीतर से कितना सिक्योर है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। ये बहुत अहम है किसी भी खिलाड़ी के लिए। एक एथलीट का ऑफ फील्ड व्यक्तित्व, यानी वो मैदान के बाहर कैसा इंसान है, यही तय करता है कि वो मैदान पर क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करेगा। जब आप अंदर से इतने सिक्योर होते हैं ना, तो बाहरी शोर आपको विचलित नहीं कर पाता। सही बात है, वो बस फोकस रहते हैं। गायकवाड़ का वो कदम महज कोई पीआर स्टंट नहीं था, वो उनके तर्क और जमीनी हकीकत से जुड़े होने का सबूत था। और सच कहूं तो उन्हें शांति और फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत अब पड़ने वाली है। आप आईपीएल 2026 की बात कर रहे हैं ना? जी। क्योंकि आईपीएल 2026 को लेकर जो समीकरण सामने आ रहे हैं, वो किसी भी कप्तान का सिर घुमाने के लिए काफी है। मैं जब जी न्यूज की ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं कोई पैरेलल यूनिवर्स देख रहा हूँ। हाँ, वो रिपोर्ट है इतनी कंफ्यूजिंग। रिपोर्ट के मुताबिक 30 मार्च 2026 को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच होना है। धोनी चोट के कारण बाहर हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात इस रिपोर्ट में है वो ये है कि रविंद्र जडेजा अब राजस्थान रॉयल्स में चले गए हैं। देखिए, यही फ्रेंचाइजी क्रिकेट की सबसे कड़वी सच्चाई है। मतलब ऐसा होना तो बहुत अजीब लगता है। यहाँ वफादारियाँ बहुत तेजी से बदलती हैं। जडेजा का सीएसके से जाना ये सिर्फ एक टीम का बदलाव नहीं है, ये एक युग के अंत और नए युग के शुरू होने जैसा है। और बात सिर्फ जडेजा की नहीं है। रिपोर्ट में एक जगह लिखा है कि संजू सैमसन अब सीएसके में आ गए हैं और वो कप्तान हैं। अच्छा। हाँ, और ठीक उसी रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा है कि ऋतुराज गायकवाड़ चोट से वापसी कर रहे हैं और वही सीएसके के कप्तान हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। इस भ्रमित करने वाली रिपोर्ट के सच या झूठ से ज्यादा अहम बात यह है कि बाहर मीडिया में किस स्तर का कंफ्यूजन और शोर चल रहा है सीएसके को लेकर। जोरी बनकर उभरी है। साथ ही नंबर 3 के स्पॉट के लिए आयुष महात्रे, उर्विल पटेल और सरफराज खान जैसे खिलाड़ियों के बीच लगातार जद्दोजहद चल रही है। मतलब काफी अनसर्टेनिटी है टीम में। बिल्कुल। टीम का कॉम्बिनेशन अभी सेट नहीं है, बाहर कप्तानी को लेकर अफवाहें हैं, धोनी मैदान पर नहीं है और टीम के कुछ सबसे पुराने पिलर्स जा चुके हैं। ये तो
ये तो एकदम परफेक्ट तूफान है उनके लिए। एक तरफ मैदान के अंदर अपनी टीम को सेट करने की चुनौती और दूसरी तरफ बाहर चल रही अफवाहों का अंधाधुंध शोर। और देखिए, ऐसे ही तूफानों में किसी भी खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है। सही कहा। गायकवाड़ ने धोनी से सिर्फ फील्ड सजाना नहीं सीखा है, बल्कि इस बाहरी शोर को पूरी तरह से नजरअंदाज करके अपने काम पर फोकस करना भी सीखा है। जब हालात इतने अराजक होते हैं, तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा शांत होना चाहिए। तो इस पूरी गहरी चर्चा से एक बात तो स्पष्ट है कि ऋतुराज गायकवाड़ पारंपरिक जड़ों, क्लासिक बल्लेबाजी तकनीक और आधुनिक नेतृत्व का एक बहुत ही दुर्लभ मिश्रण है। बिल्कुल, एक ऐसा खिलाड़ी जो ज्यामिति और टाइमिंग के इस्तेमाल से एक ओवर में 7 छक्के मार सकता है। और जो करोड़ों की चकाचौंध के बीच अपने संस्कार नहीं भूलता। जी, और जो टीम के सबसे बड़े संकट में भी वही स्माइलिंग असैसिन बना रहता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। वो क्या? T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट की ये जो दुनिया है, ये लगातार और ज्यादा तेज, व्यावसायिक और अराजक होती जा रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसे में क्या इस शोर शराबे वाले दौर में ऋतुराज की ये लाइब्रेरी वाली शांति सिर्फ एक अपवाद बनकर रह जाएगी, या फिर क्या पता T20 क्रिकेट के इस बढ़ते पागलपन को असल में इसी दवा की सबसे ज्यादा जरूरत है।